आत्मविश्वास। पाठ 18। अंशु और बा। सामने से रोहित हमेशा की तरह कुछ सोचता हुआ चला आ रहा था। उसे अपने सामने से जाते देख मनीषा ने पूछा, अभी तो इंटरवल खत्म होने में 10 मिनट बाकी हैं, तुम क्लास में क्यों जा रहे हो? अरे, अभी पता चला है गांधी जयंती पर हमारे स्कूल में बहुत सारे कार्यक्रम होने जा रहे हैं, इसलिए सभी बच्चों को ऑडिटोरियम में बुलाया गया है। मैं सोच रहा हूँ कि महात्मा गांधी के रोल के लिए अपना नाम लिखवा दूं। रोहित की बात सुनते ही सारे बच्चे कूदकर खड़े हो गए और बोले, हम भी चलेंगे। अब तुम्हारे लिए क्या अलग से निमंत्रण पत्र छपवा दूं? रोहित ने अंशु की तरफ देखते हुए पूछा। अब अंशु कैसे कहे कि सबके सामने बोलने में उसे कितनी झिझक महसूस होती है, पर फिर बिना कुछ कहे उसने अपना टिफिन बॉक्स उठाया और सबके साथ चल दी। सभी बच्चे खुशी खुशी ऑडिटोरियम की तरफ दौड़े दौड़े जा रहे थे। वहां पहुंचकर पता चला कि नाटक के साथ साथ नृत्य, गीत, निबंध, रस्सी कूद और दौड़ भी थी। सभी बच्चे अपनी अपनी पसंद के हिसाब से अपना नाम लिखवा रहे थे। मनीषा, रोहित और अंकुर ने नाटक में तुरंत अपना नाम लिखवा दिया। तभी हिंदी की टीचर मिश्रा मैडम बोली, अंशु तुम क्या करोगी? अंशु सकपका गई और धीरे से बोली, जो आप कहें। ठीक है, तुम कस्तूरबा गांधी का रोल करना। मिश्रा मैडम के इतना कहते ही आसपास खड़े बच्चे अंशु की तरफ देखने लगे और अंशु के चेहरे पर पसीना छलक आया। मनीषा आगे बढ़कर बोली, मैडम आप तो जानती ही हैं कि अंशु किसी के सामने ठीक से बोल नहीं पाती है, इसलिए मैं ये रोल कर लेती हूँ। पर मिश्रा मैडम ने मनीषा की बात को असुनी करते हुए कहा, अगर स्कूल में बोलना नहीं सीखेगी तो कहाँ सीखेगी? तुम हर जगह तो उसकी मदद करने के लिए खड़ी नहीं रहोगी। मिश्रा मैडम की बात सुनकर सभी बच्चे चले गए, पर अंशु अभी भी उनके सामने चुपचाप खड़ी थी। क्या हुआ? मिश्रा मैडम ने पूछा। मुझे लगता है कि मनीषा सही कह रही है, वह बहुत समझदार और अच्छी है, आप उसी को यह रोल कर लेने दीजिए, अंशु ने एक ही सांस में कहा। अंशु, क्या तुम समझदार और अच्छी नहीं हो? जब तक तुम अपने अंदर आत्मविश्वास नहीं लाओगी तो खुद को हमेशा दूसरों से कमतर ही आंकती रहोगी। मैडम ने प्यार से अंशु का हाथ पकड़ते हुए कहा। अंशु की आंखें भीग गई। वह रूंधे गले से बोली, पर मुझे कस्तूरबा गांधी के बारे में कुछ पता नहीं है। लाइब्रेरी पीरियड में तुम जाकर उनके बारे में लिखी हुई पुस्तकें पढ़ो और जानकारी एकत्रित करो, इससे तुम उनके चरित्र को सहज भाव से निभा सको। मिश्रा मैडम की बात सुनकर पहली बार अंशु को लगा कि वह भी कुछ कर सकती है। सारे दिन वह सोचती रही कि वह नाटक जरूर करेगी। पहली बार किसी ने उस पर इतना भरोसा किया है। लाइब्रेरी पीरियड में वह कई किताबें लेकर बैठ गई, जिनमें कस्तूरबा गांधी के बारे में जानकारी थी। वह जितना कस्तूरबा गांधी के बारे में पढ़ रही थी, उतना ही ज्यादा उनके मन में उनके प्रति श्रद्धा उमड़ रही थी। उसने पढ़ा कि जैसे महात्मा गांधी को पूरा देश बापू के नाम से जानता है, उसी तरह गांधी जी की पत्नी और एक समाज सेविका होने के नाते सभी उनका बहुत सम्मान करते थे और उनके गंभीर और स्थिर स्वभाव के चलते धीरे धीरे सभी प्यार से उन्हें बा कहकर पुकारने लगे, क्योंकि बा का अर्थ गुजराती में माँ होता है। तभी उसकी ही कक्षा का छात्र दीपेश आया और चिल्लाते हुए बोला, चलो उठो, यहाँ से मुझे पंखे के नीचे बैठकर पढ़ना है। अंशु डर गई और जैसे ही अपनी किताबें समेटने लगी, किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अंशु ने हड़बड़ाते हुए देखा तो सामने बा बैठी हुई थी। उन्होंने कहा, इसे मना कर दो, गलत बात के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए। बा की बात सुनते ही न जाने कहां से अंशु में हिम्मत आ गई
और उसने दीपेश से कहा, मैं अपनी जगह से नहीं हटूंगी। दीपेश का मुंह गुस्से से लाल हो गया। आज तक उसने अंशु को जब भी कुछ कहा था उसने डरते हुए तुरंत मान लिया था और आज सीधे मना कर दिया। वह दांत पीसते हुए बोला, मैं तुम्हारी शिकायत मिश्रा मैडम से कर दूंगी। अंशु ने बिना डरे हुए जवाब दिया। दीपेश ने अंशु की ओर देखा और चुपचाप जाकर दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। अंशु ने मुस्कुराते हुए बा की तरफ देखते हुए कहा, आज पहली बार मैंने किसी की गलत बात को मानने से मना किया है। बा मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें पता है कि मैं सिर्फ 13 वर्ष की थी जब मेरी शादी हो गई थी और इस कारण मैं कभी विद्यालय जाकर पढ़ नहीं सकी। मुझे गांधी जी ने घर पर ही पढ़ाया था। आपका मतलब बापू ने? अंशु ने आश्चर्य से उनकी बात के बीच में ही पूछा। अंशु संकोचते हुए बोली, पर बड़े होने पर तो आपने अफ्रीका से लेकर चंपारण तक हमेशा बापू का साथ दिया। एक जगह तो लिखा है कि आप एक एक झोपड़ी में जाकर वहां की महिलाओं से मिलती थी और वे इतनी गरीब थी कि उनके पास पहनने को पूरी साड़ी तक नहीं होती थी। अंशु की बात सुनकर बा का चेहरा उदास हो गया। कुछ देर रुककर उन्होंने कहा, और फिर इसलिए मैंने कभी चरखा चलाना नहीं छोड़ा। और तुम्हें पता है कि एक बार मैं चंपारण के सत्याग्रह के समय ही एक गांव में दवा बांटने गई थी तो अंग्रेजों ने मेरी झोपड़ी जलवा दी थी और मेरी उसी झोपड़ी में कई बच्चे पढ़ते भी थे। बा ने कुछ सोचते हुए कहा। अंशु के चेहरे पर परेशानी के कठोर भाव एक साथ आ गए। वह चिंतित स्वर में बोली, तो फिर आप कहाँ रही थी और उतने दिन वे बच्चे पढ़ भी नहीं पाए होंगे? नहीं, मैंने कभी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानी। मैंने सारी रात जागकर काम किया और घास की एक दूसरी झोपड़ी तैयार कर ली। काश मैं भी आपके जैसी बन सकती, अंशु ने बाकी तरफ देखते हुए कहा। उसकी शुरुआत तो तुमने आज से ही कर दी है, बा ने हंसते हुए कहा। मैंने? कैसे? अंशु ने आश्चर्य से कहा। वो देखो, कहते हुए बा ने एक और इशारा किया जहां पर दीपेश एक कोने में बैठा चुपचाप कोई पुस्तक पढ़ रहा था। अंशु खिलखिलाकर हंसने लगी। यहाँ बैठकर हंस रही हो और उधर हिंदी का पीरियड शुरू होने वाला है। अंशु ने हड़बड़ा कर देखा तो सामने मनीषा खड़ी हुई थी। तुम? बा कहाँ गई? अंशु ने इधर उधर देखते हुए पूछा। ओह, तो इसका मतलब तुम उनके बारे में पढ़ते पढ़ते यहाँ सो गई थी, मनीषा मुस्कुराते हुए बोली। अंशु हंस दी। बा के बारे में पढ़ने के बाद उसे इतना अच्छा लगा था कि वह आंखें बंद करके उनके बारे में सोचने लगी थी और शायद उसी बीच उसकी आंख लग गई थी। वह मनीषा के साथ अपनी कक्षा की ओर जाते हुए बोली, मुझे बा के बारे में पढ़कर बहुत अच्छा लगा और अब नाटक में मैं उनका चरित्र पूरे आत्मविश्वास के साथ